नमस्कार, न्यूज एट वन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। 1 बज चुके हैं और 1 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त बड़ी खबरों पर बातचीत करने का। आज बात करेंगे उन बजट सत्रों को लेकर जो हर साल फरवरी के महीने में शुरू होते हैं और राज्य दर राज्य बजट सत्र होता है, बजट पेश किया जाता है और पूरे साल का बजट तय किया जाता है कि आखिर राज्य किस दिशा में जाएगा, किस रोड मैप के साथ जाएगा, कितना पैसा कहां पर खर्च होगा और कितना पैसा किस तरह से खर्च होगा। ये तमाम चीजें इसी फरवरी के महीने में तय होती हैं। सबसे पहले लोकसभा में बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा और उसके बाद अब राज्यों में भी बजट पेश हो रहा है। बजट सत्र आज से यूपी विधानसभा में शुरू हुआ और जमकर हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के बाद सीएम ने संबोधित किया। देखिए, विपक्ष पर सीएम योगी ने निशाना साधा है क्योंकि विपक्ष इस वक्त आक्रामक मूड में नजर आ रहा है और समाजवादी हर काम का विरोध करते हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। बड़ी बातें कही हैं कि समाजवादी हर काम का विरोध करते हैं और यार ये अच्छे काम का विरोध करते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उससे पहले भी अनुरोध किया था विपक्ष से कि आप ज्यादा बजट सत्र के अंदर हंगामा ना करें, जिससे ये सत्र जो है या फिर कोई भी दिन व्यर्थ हो, इसमें चर्चा ना हो, जो आम लोगों के लिए कोई यहां से आउटकम निकल कर ना आए। इसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी अपील की थी, लेकिन उसको नहीं सुना गया। जब बजट सत्र शुरू हुआ तो विधानसभा के अंदर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष लगातार कुछ मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है और विपक्ष ने पहले ही तय कर दिया था कि महाकुंभ में हुई भगदड़ हो या फिर उससे पहले संभल हिंसा का मामला हो, और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष ने पहले से ही ये सोच के रखा था कि इन मुद्दों को जो है वो उठाया जाएगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर समाजवादी क्यों अच्छे काम का भी विरोध कर रहे हैं। इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध कर रही है। तो समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है। विपक्ष पर सीएम योगी ने निशाना साधा, जमकर निशाना साधा कि आप ऐसे काम करने दीजिए। आप हमेशा से ही सरकार को घेरते हैं, किसी भी काम की आप तारीफ नहीं करते हैं, कुछ अच्छा काम भी हो तो आप उसमें अपना सहयोग नहीं देते हैं। वाकई जाहिर सी बात है, विपक्ष अगर लगातार हमला करे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि जहां जहां पर विधानसभा का सत्र होता है वहां वहां पर विपक्ष ने एक नैरेटिव के तौर पर इसको जो है वो जाहिर किया है और हंगामा किया है। सचिवालय पे बात के लिए धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। केवल विरोध क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है, यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी कौन समझेगा, कितने लोग हैं। इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा आग्रह। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय रख दिया है। चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध है, हिंदी में न बोले,
और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया, रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसेडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उर्दू भी प्रदेश की बोली है, उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया गया? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में। हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। रजा, विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, उम्मीदें थी कि ये सत्र बहुत अच्छे से चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा, इसमें ठोस चर्चा होगी, आम लोगों के मुद्दों की चर्चा होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है और एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये सत्र शुरू हो गया है, ये बजट सत्र है। खासतौर पे अभी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा है, तमाम जो भाषाएं हैं, अवधी भाषा हो, चाहे बुंदेलखंडी भाषा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी एकेडमिक जो है बनाई जाएगी, जिसको लेके विरोधी दल ने घेरा कि अभी स्वास्थ्य सेवाएं जो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट में अखिलेश यादव ने विजिट किया था 2 दिन पहले, जिसमें ये कहा था कि हमने इसकी स्थापना की थी और आपने इसका निर्माण कराया, मगर दवाओं की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इस कुंभ के मसले को लेके, जहां पे मौतों के आंकड़े को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक ने बाकायदा वेल में बाहर भी धरना भी दिया और हंगामा खेज माहौल रहा है बजट सत्र का। तो जाहिर सी बात है, सत्ता को घेरने का पूरा प्रयास विरोधी दल के नेता माता प्रसाद पांडे और उनके विधायक कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है सुचारू रूप से। बहरहाल आज संबोधन मुख्यमंत्री का चलता रहा, उसमें तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ, मगर बार बार माता प्रसाद पांडे और उनके सहयोगी विधायक खड़े हो जाते थे, मुख्यमंत्री के बयानात पे टिप्पणियां करते थे, जिसको मुख्यमंत्री ने भी बहुत सरल और विनम्रता से प्रहार करते हुए उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। विपक्ष के इस रुख को लेकर सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार सक्षम है इस समय इन सब चीजों को लेकर जवाब देने के लिए? हालांकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि आप आइए, आप पूछिए, जितने आपने प्रश्न पूछने हैं हम उसका जवाब देंगे।
देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप एक सत्ता में होते हैं तमाम सवालात आप पर उठते हैं, उसके जवाबात भी अपोजिशन लीडर चाहेंगे और अपोजिशन नेता भी चाहेंगे। हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के विधायक, जिन्होंने साफ ये कहा कि कुंभ के मसले में असुविधाएं रही हैं, तो वहां पर बीजेपी विधायकों ने भी घेरा है भरपूर समाजवादी पार्टी के विधायकों को कि आस्था का सवाल इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुंभ की जो एक प्रचार प्रसार हुआ है, सनातन धर्म का जो बखान हुआ है, उस पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी टिप्पणी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी कहा कि हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम असुविधाएं, श्रद्धालु जो वहां पे गए हैं तीर्थ स्थल कुंभ में, जहां पर संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पर श्रद्धालु गए हैं, उनको असुविधाएं हुई हैं। खासतौर पे जो वहां पर भगदड़ मची, उसमें जो मौतें हुई हैं, उसके आंकड़े बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। इन तमाम सवालात को लेकर कमाल अख्तर जो समाजवादी पार्टी के विधायक, उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा कि किसी भी तरीके से समाजवादी विधायक कहीं भी सत्ता पक्ष को छोड़ने वाले नहीं, तमाम मुद्दों को जरूर सदन में उठाया जाएगा और सवाल भी तलब किया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष का, ठीक है विपक्ष का अधिकार है विरोध करना, सवाल उठाना, प्रश्न पूछना, लेकिन निरंतर रजा पिछले कुछ सालों से विधानसभा हो या लोकसभा हो, विपक्ष का रवैया एक सम्मान रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है। तो क्या ये एक नैरेटिव भी है सरकार के सामने खड़ा करने का? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हिंदुस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए, तमाम विधानसभा और लोकसभा जो पूर्व की सरकारें भी संचालित कर चुकी हैं, वहां पे निरंतर विपक्ष तो अटैक करता है। यही विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी था तो समाजवादी की सरकार थी, उनको घेरने का प्रयास करते थे, चौराहों में प्रदर्शन, उसके खासतौर पर विधानसभा के अंदर प्रदर्शन होता था, वेल में हंगामा खेज माहौल रहता था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से। मगर वही रूप जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी धारण कर लिया है। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ हर तरह के सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं, और सुरेश खन्ना जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी लगातार तमाम सवालात के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे मुद्दे हैं। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे यूपी विधानसभा बजट सत्र को लेकर क्या खास है। बजट सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा, और फिलहाल आज से ये शुरू हो गया है। 20 फरवरी को बजट भी पेश होना है। फिलहाल 19 फरवरी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, यानी कल के दिन, और 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 21 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, और जो राज्यपाल भाषण देंगे 19 फरवरी को, और 22 और 23 फरवरी अवकाश के दिन बैठक नहीं होगी। ये 2 दिन अवकाश रहेगा, इसमें कोई बैठक नहीं होगी, कोई कार्यवाही नहीं होगी। 24 फरवरी को बजट प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 25 फरवरी को बजट प्रस्ताव पर चर्चा होगी, क्योंकि बजट पेश होना है। 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन अवकाश रहेगा, उस दिन शिवरात्रि है। 27 से 28 फरवरी को बजट पर चर्चा होनी है। ये लगातार बजट पर चर्चा होती रहेगी, जो बजट पेश होगा। 1 और 2 मार्च बैठक नहीं होगी, 1 और 2 मार्च को ये बैठक नहीं होने वाली है, ये कार्यवाही नहीं होने वाली है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरा बजट सत्र देखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक राज्य है, और इसलिए उत्तर प्रदेश पर भी नजर सबकी बनी होती है। 3 और 4 मार्च को अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ 5 मार्च को बजट पारित किया जाएगा, और 3 और 4 मार्च को अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और 5 मार्च के आपके सामने 5 मार्च को क्या क्या गतिविधियां होंगी, ये तमाम चीजें हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे सत्र को लेकर क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने रवैया अपनाया है बहुत सारे मुद्दों को लेकर, अभी हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, महाकुंभ भगदड़ हो, मिल्कीपुर उपचुनाव में जातीय जनगणना का मामला हो, संभल हिंसा का मामला हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रही है। लेकिन अब जिस तरह से अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें आपने देखा उर्दू भोजपुरी के मामले पर, यानी भाषा के मामले पर भी सियासत हो रही थी। तो विपक्ष पर सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा और कई सारे बातें भी बोली। उन्होंने कहा कि भाई आपका दोहरा चरित्र है, आप कभी अच्छे काम की तो कम से कम सराहना कीजिए सरकार की। 2 मेहमान हमारे साथ हैं, केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से, और धर्मेंद्र सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर धर्मेंद्र जी आपसे शुरू करेंगे। सर आज बजट सत्र शुरू हुआ, और बजट सत्र
जब साल शुरू होता है तो फरवरी के महीने में या फरवरी के आसपास ये होता है और सबकी नजरें इस पर होती है क्योंकि पूरे साल का बजट तय होता है, एक प्रारूप तय होता है कि साल में कहाँ खर्चा होगा, कहाँ से आय आएगी, कहाँ से जो खर्चा है वो तमाम चीजें होती हैं। ये सत्र आज से शुरू हुआ है, लेकिन सत्र में एक बार फिर से विपक्ष ने हंगामा किया है। पहले हंगामा हुआ, उसके बाद ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर से सदन शुरू हुई, हल्की सी कार्यवाही चली। लेकिन विपक्ष का मुद्दा क्या है सर? मैं सीधे इसी पॉइंट पर आना चाहूंगा, धर्मेंद्र जी। आपको, दर्शकों, सभी पैनलिस्ट साथियों को भी देखिए, शीतल जी, जो जनता का मुद्दा है वही विपक्ष का, वही हमारा मुद्दा, वही समाजवादी पार्टी का है जी। जो महाकुंभ के आयोजन का दम भरते थे कि हमने 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किया है और थोड़ी सी भीड़ में जो इनकी कुव्यवस्था, अव्यवस्था और जो भ्रष्टाचार के कारण इतने जो स्टैम्पेड हुआ, जो भगदड़ हुई, उसमें जो जाने चली गई, जब ये सवाल तब महत्वपूर्ण होता है जब ये कह रहे थे वहां लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा लगा रखे हैं, फेस डिटेक्टेड कैमरा लगा रखे हैं और उनकी हम सजीव प्रसारण कर रहे हैं, हमने वहां कंट्रोल रूम बना रखा, 13,000 से अधिक कैमरे हैं, सब पर निगरानी रखी जाएगी। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हुई क्यों, और हो भी गई तो फिर 18 घंटे क्यों लगा 30 लोगों की संख्या बताने में? क्यों नहीं तुरंत वीडियो रिलीज हुए? भाई दुर्घटना हो गई, कोई बात नहीं, उसमें कोई हम किसी को अपराधी नहीं बना रहे थे, लेकिन अपराध तो तब हो जाता है कि जो श्रद्धालु वहां गए थे मां गंगा में स्नान करने, जो अपने सनातन व्यवस्था के तहत पुण्य का अर्जन करने गए थे, उनको उनकी जो दुखद मृत्यु हुई वो संख्या में आ गई। लेकिन धर्मेंद्र जी, जल्दी सरकार आंकड़ा कर देती तब भी विपक्ष कहता कि भाई सरकार ने आंकलन नहीं किया इस चीज का। धर्मेंद्र जी, अगर जल्दी सरकार आंकड़ा दे देती, आप तब भी कहते कि भाई सरकार को इतनी जल्दी क्या थी, एकदम से सामने ला दिया और ना इसका आंकलन किया गया, ना इसका एनालाइजेशन किया गया। शीतल जी, दुर्घटना हो गई जी, वो अलग बात थी, किन कारणों से हुई, कैसे हुई, वो विषय अलग था, लेकिन दुर्घटना को जो दबाने का प्रयास किया गया और 18 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदया ने लोगों को श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाज की बात करते रहे, मौतों से एक तरह से अपरोक्ष रूप से इनकार करते रहे, वो बड़ा दुखद है। और तमाम लोग जो अपने परिजनों को खोज रहे हैं, उनका जवाब कौन देगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जो आपके विरोध है सर धर्मेंद्र जी, जो आपके प्रश्न हैं, योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि आइए सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। तो फिर जाइए ना, सवाल पूछिए आप। नहीं, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि सच सामने आए, उसके वीडियो जारी हो। दूसरी बात, बजट पे जहां तक सवाल है, बजट में शीतल जी किस बजट की बात करते हैं? जो 2024-25 का बजट था और विशेष रूप से वो महत्वपूर्ण विकास, चाहे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हो, चिकित्सा शिक्षा हो, लोक निर्माण विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, इन सारे डिपार्टमेंट्स का करीब 50% ही बजट खर्च हुआ है। टोटल एलोकेशन ही 54% हो पाया है और 1 महीने से के लगभग समय रह गया। आप बताइए, अगर 10 महीने में, 10.5 महीने में 54% बजट खर्च हुआ है, तो क्या करना चाहते हैं? क्या ये पिछले बजट को इसलिए स्टोर कर रहे हैं कि कागजों पर बजट का आंकड़ा बढ़ाया जाए? तो बड़ी गंभीर बात है। कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और जहां से रोजगार सृजन हो सकता था, उसका पूरा बजट खर्च होना चाहिए। ठीक है, मैं इसी सवाल से जवाब भी करते थे। पीडब्ल्यूडी में भी 50% से ज्यादा बजट नहीं खर्च हो पाया। ठीक है, ओके, मैं इसी बात से आगे बढ़ाता हूं और केसी जैन साहब से जवाब लेता हूं। केसी जैन साहब, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि भाई पिछला बजट का जो 50% है, 54% है, वो खर्च नहीं किया गया है। क्या आप उसी को इसमें ऐड करके अपने बजट को एक बड़े आकार के रूप में दिखाना चाहते हैं कि भाई ये देखिए हमने कितना बजट लाया है, चूंकि पिछला बजट खर्च नहीं हुआ है? ये इनका सवाल है। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के साथी हमारे भ्रम फैला रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग स्थिति है और ये लगभग हर सरकारों में ये चीज होता क्या है कि अगर तमाम सारे टेंडर हैं जो कि इनका काम 80%, 90% पूरा हो गया है, लेकिन उनको पेमेंट नहीं, पेमेंट होते ही अगर कोई काम 80-90% पूरा हो गया है, जो ही उनको पूरा 100% का पेमेंट मिलेगा, तो वो बजट तब माना जाएगा खर्च हुआ जब उनको पेमेंट। उसके पहले बजट लोकेट किया जाता है, बजट उसके लिए निश्चित किया जाता है, उसको नहीं माना। धर्मेंद्र जी की आवाज जरा दीजिएगा। जी बोलिए सर। दूसरी बात, जी आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी बिल्कुल मिल रही है, बोलिए। नहीं शीतल जी, दूसरी बात है कि पहले इसको जो है ये कंफर्म हो जाए मामला क्या है। 1 मिनट धर्मेंद्र जी, 1 मिनट, आधे घंटे की डिबेट है, 10 मिनट बचा है। बिल्कुल, 1 मिनट धर्मेंद्र जी, आपको फिर से मौका दूंगा आपको। बोलिए जैन साहब। देखिए,
देखिए ये चाहे जो सरकार हो, हर सरकार में ये चीज होती है और लास्ट का जो 1 मंथ होता है उसमें आय व्यय का पूरा विवरण होता है, तब जाके पता चलता है कितना खर्च हुआ, कितना लोकेट किया गया था, कितना पेमेंट बाकी है, कितना पेमेंट किया गया, ये सारी चीजें बाद में आती है। तो जब तक लास्ट नहीं होता तब तक ये सारी चीजें होती। दूसरी बात ये है, जिसको ये 50-60% कह रहे हैं, वो 80 से 85% बजट लगभग हर एक डिपार्टमेंट का खर्च हुआ है, अब तक खर्च हो चुका है। 15 से 20% है, उसका भी काम चल रहा है। काम होने के बाद जब पूरा विवरण होगा तब वो समझ जाएगा। दूसरी बात ये है शीतल जी, जिस ये बजट की बात कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कैसा बजट है। पहली बात तो ये कि बजट 18 तारीख से 5 तारीख तक चलेगा, आपको चर्चा करने को पूरा उसमें वक्त मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो पूरा की पूरा स्वीकार किया कि जो प्रश्न आएंगे उसका हम जवाब देंगे। ठीक है केसी जैन साहब, बजट की चर्चा तो चलती रहेगी, बजट आएगा, समाजवादी पार्टी शीतल जी, बजट आता है, हर साल आता है, लेकिन महाकुंभ आप खुद कह रहे हैं कि 144 साल बाद इतना संयोग बना है, 12 साल बाद इतना बड़ा महाकुंभ होता है, लेकिन वहां पर जो इतनी बड़ी घटना हुई है, समाजवादी पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रही है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। और अगर सरकार को पता था कि 50 करोड़ का आंकड़ा छुएगा तो उस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर क्यों नहीं की गई हैं? देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा कंफ्यूज रहती है जी, खास करके श्री अखिलेश यादव जी स्वयं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ट्रेनें खाली जा रही हैं, बसें खाली जा रही हैं, रोडों पे सन्नाटा है, मेले में सन्नाटा है, फर्जी डाटा पेश किया जा रहा है, इतने करोड़ लोग आ गए। फिर अगर इतने करोड़ लोग आए नहीं तो फिर आप आज ये बता रहे इतने करोड़ लोग प्रतिदिन पहुंच रहे थे, आप व्यवस्था नहीं कर पाए। अभी तक कह रहे थे कि आपकी बसें ट्रेनें सब खाली जा रही है, रोडों पे सन्नाटा है, तो बात तो एक ही बारी जाएगी, या तो वहाँ भीड़ नहीं थी या भीड़ थी मैंने नहीं कर पाया। दो में से एक तो ये आरोप लगा सकते हैं, दोनों आरोप एक साथ नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए इतना बड़ा आयोजन है, जब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल 2013 था तो उसमें भी ट्रेन का एक बड़ा हादसा हुआ, जब ट्रेन का अनाउंस कर दिया नहीं उस पटरी पे आ रहे हैं, सैकड़ों लोगों की उसमें मौत हो गई। बात उस पर हम नहीं जा रहे हैं, बात ये कि आज लगभग 55 करोड़ लोग, देश की लगभग आधी आबादी अगर वहाँ एक जगह पे एकत्रित हो रही पहुंच रही है, और फिर भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक बीच स्नान करने के बाद में पूरे हर्षोल्लास के साथ में अयोध्या भी जा रहा है, मथुरा भी जा रहा है, काशी भी जा रहा है, अन्य जो तीर्थ स्थान है वहां पे भी जा रहा है, हनुमानगढ़ी भी जा रहा है, भगवान राम के दर्शन करने भी जा रहा है। अगर उसके अंदर हर्षोल्लास नहीं है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से और उसको पूरी सुविधा के साथ अगर स्नान करने को नहीं मिलेगा तो सीधे वहां स्नान करने के बाद घर की तरफ भागेगा। ठीक है, ओके स्नान चार्जी दर्शन करने नहीं जाएगा। तो देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी की गई शीतल जी, लेकिन हाँ जहाँ पे इतना बड़ा आयोजन है, हो सकता है एक वहाँ पे दुर्घटना घट गई, उसकी कोई भी सराहना नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बड़े स्तर पे जांच भी चल रही है। लेकिन जितनी जल्दी कंट्रोल किया गया, लोगों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, सब कुछ सामान्य रहा। उसके बाद में भी 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग एक दिन में स्नान किए। इस व्यवस्था की भी कहीं ना कहीं सराहना करनी चाहिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था रही। ठीक है धर्मेंद्र जी से ओके मैं कमेंट ले लेता हूं। के साथ बेहतर किया गया, उनको ठीक किया गया। ठीक है जैन साहब, धर्मेंद्र जी बीजेपी कह रही है कि भाई आप तो कंफ्यूज लग रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं लग रहा है। कभी कह रहे हैं कि भाई लोग नहीं आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अगर आए हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं है, व्यवस्थाएं वहां पर क्यों नहीं है। इनका सीधा कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज है, कुछ आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं शीतल जी, शुरुआत में जब ये 100 करोड़ का आंकड़ा दे रहे थे, उस समय तक जब भीड़ नहीं थी, जब ट्रेनें खाली गई, तो हमने विपक्ष के नाते जो देखा वो कहा। भीड़ आई तो हमारा सवाल ये है कि जब 100 करोड़ लोगों का आपने कहा था हमने इंतजाम किया था, तो घटना क्यों हुई? अब आप उसको एक बात घुमा रहे अखिलेश यादव जी कार्यकाल में। अरे 13.5 करोड़ लोगों ने उस समय, जो पुराने से पुराना कुंभ का इतिहास है, हर समय पिछले कुंभ से अगले कुंभ में भीड़ ज्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकारें सहभागी के रूप में काम करती हैं, उसमें कोई पिसान पोट के भंडारी नहीं बनता। हमारा आयोजन हम ही कर रहे हैं, ये आपने पहली बार किया। अगर 100 करोड़ लोगों के इंतजाम थे तो क्यों 6-6 जगह भगदड़े हुई? लेकिन धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि ये कुंभ, ये महाकुंभ नहीं था, ये सरकार ने बनाया है, ये महाकुंभ कुछ नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, लोग ठीक है, लौटता हूं आपके पास धर्मेंद्र जी, आपका नेटवर्क कट चुका है। श्रद्धालुओं के आने जाने का इंतजाम हो जाए और श्रद्धालु स्नान करके वापस अपने सकुशल घरों चले जाए। ठीक है, बोलिए सर धर्मेंद्र। 50% बजट खर्च हुआ है, अब कह रहे 100 करोड़। अरे 100 करोड़ तो कोई डाटा नहीं आया, किसने कहा 100 करोड़ लोग आ रहे हैं? किसने कहा 100 करोड़ लोग आ रहे हैं? भाई फिर आप कंफ्यूज है, फिर आप कंफ्यूज है।
वो पुराने समाजवादी जमाने तो पार्टी सत्युग पूरी द्वापर की पूरी त्रेता थे। कंफ्यूज है। और अगर हमने इतिहास कहा माने तो लगभग कम से कम 7 महाराज हंस करोड़ के लोग, समय से लिखा हमारी पढ़ी के सरकार इतिहास ने है। कहा 7 तो आप करोड़ कम से लोग, कम और 60 करोड़ उसको लोग अनायास पहुंचे। अपने पीठ पर लाद के अभी चल रहे कल हैं। तक 70 वही करोड़ स्थिति का डाटा बैलगाड़ी के बहुत नीचे पार जो कर एक वो चुका है। चलती है, उसको अभी लगता हम ही 8 दिन बाकी बैलगाड़ी है। खींच रहे हैं। अरे तो सनातन जो की 55 परंपरा को करोड़ आपको साल एक किसने एक कहा करके कि आप बोलिए जाओ? सर। लेके जा आप रहे हैं, केवल दोनों में सहभागी थे, कंफ्यूज आप है इसका आप। इंतजाम करते, सड़कें हो जाती, एक तरफ से लोग आते, गंगा स्नान करते, लौट जाते। लेकिन धर्मेंद्र जी, हमने आपको क्या नहीं बंद लगता कर कि दिया जब आपने? सनातन की और बात गीजर आती है, गंगा जी में गीजर धर्मेंद्र लगाने के जी लिए, सुनिए जरा, गंगा जी में टाइल्स लगाने के लिए, सुनिए पंप जरा के लिए लोग धर्मेंद्र जी, जाते हैं, श्रद्धालु एक मिनट मेरी स्नान बात तो करके सुनिए। लौटने के लिए। धर्मेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जब सनातन की बात आती है, सनातन संस्कृति की बात आती है, तो तब बात एकजुटता की आती है सर, बात धर्म की आती है। बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। राजनीति इस नहीं, बात पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अखिलेश चाहे वो यादव सरकार जी, हो नहीं, या राजनीति विपक्ष हो, शीतल जी, कोई भी हो, श्री नहीं होनी अखिलेश चाहिए यादव जी सर। रिटायर करके आए, उनको कोई आज दिक्कत के हुई? पहले पूछिए जरा मैं उनसे। कह रहा हूं, सुनिए, धार्मिक अब सुनिए, आयोजन है, सुनिए, इतना बात बड़ा सुनिए, आयोजन है अखिलेश ये। यादव जी से जी, नहीं, मेरी कोई बात दिक्कत हुई सुनिए क्या शीतल जी। उनको? एक मिनट ये जैन जो साहब पूरा जाफरी बोलने आवाज दीजिए महाराज इनको। को कोई दिक्कत हुई इसलिए अब सुन स्टार्ट करके लीजिए। आए, नहीं जैन हुई साहब ना? पूरा नहीं, पूरा बात पूरी करने दीजिए, फिर लौटूंगा आपके पास। बोलिए जी, धर्मेंद्र जी, पूरी बात शीतल कीजिए जी। शीतल जी, चाइनीज यात्री महाराजा हर्ष के समय में कुंभ में 12 लाख 12.5 लाख अरे लोगों का आप अनुमान ये लगाता बताइए है। ना, अखिलेश उस यादव समय जी के को कोई हिसाब दिक्कत से हुई क्या? बहुत बड़ा क्राउड था। कोई दिक्कत लेकिन हुई? किसी भी सरकार ने नहीं कहा कि मेरा 10 करोड़ कार्यक्रम लोगों का मेरे घर स्नान आई, मैं निमंत्रित कर रहा हूँ। और सब जो 60 करोड़ सहयोग कर लोगों का पाते हैं, स्नान जो में सुविधा डिफरेंस दे होता पाते हैं, है, वो चीजों को तत्कालीन समझिए। सरकारों की जिम्मेदारी है। वो अनायास योगी 60 आदित्यनाथ जी की करोड़ मेरा लोगों आयोजन का मैं बुला स्नान, रहा हूँ, उसके ऐसा। बाद इतनी अरे भव्य आपका कौन व्यवस्था सा रही, आयोजन इतनी है? व्यवस्था रही। सवाल यही था कि आप उस दिन कुंभ भी का और भव्य राजनीतिकरण व्यवस्था अपनी रही। कुर्सी बचाने के लिए क्यों करने लगे? जब अखिलेश सनातन के यादव जी लोगों गए, को उनको था, कोई दिक्कत हुई? हिंदुस्तान पूछिए के हर उनसे व्यक्ति पहले। का था, हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का था, तो आप कौन होते हैं उसका ठेका लेने वाले? अरे आपको जो जिम्मेदारी दे दी थी, क्या वो बात? जिम्मेदारी निर्वहन करना तो कर नहीं पाए। क्या इसके बात लिए है लोगों को धर्मेंद्र भुगतना जी, पड़ रहा है। सरकार ने लोग 4-4 आयोजन दिन किया, जाम में सरकार क्यों ने हैं? आयोजन आप किया, और आप सरकार ठेका और क्यों ले रही है? भाई एक लोग तरफ कह आते, रहे हैं कि दर्शन करते, आपने स्नान करते, जाते, आपने ठेका लेकिन नहीं आपके लिया, बद आपने इंतजामी व्यवस्था ने नहीं की। हजारों लोगों की दुर्घटना हो गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ठीक है पता ही सर, नहीं। ओके ओके रोज ओके ओके सड़कों ओके पर 4-4 ओके, घंटे तक, 4-4 दिन तक आप जाम में फंसाए हैं। ठीक है। 300 किलोमीटर शीतल तक जी, ड्राइवरों को नींद आ जा रही, दुर्घटना हो जा रही शीतल है। जी, ये तो ठीक है। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र रेलवे जी, स्टेशन पे घटना हो गई, ओके ओके, इतनी मैं भीड़ के जवाब बाद ले भी लूं, जिम्मेदारी जवाब कौन ले लूं लेगा? सर, समय थोड़ा कम है। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने इसका आयोजन नहीं किया, योगी कौन होते हैं, क्या है, कैसे है, उनका आयोजन नहीं है। भाई उनका आयोजन नहीं है तो आप फिर उन पे क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं सर? वही मैं कह रहा था, ये आयोजन सनातन का है, क्यों है जिम्मेदारी? ये ठेका लेने लगे, हम ही निमंत्रण दे रहे हैं। निमंत्रण का कॉन्सेप्ट अरे कब सर, से आया कुंभ में? फिर व्यवस्थाओं दूसरी और बात- सुविधाओं नहीं, को लेकर दूसरी आप बात, सरकार को क्यों घेर रहे हैं? ये तो स्पष्ट कीजिए नहीं, ना फिर। सरकार में होने के नाते आपकी जिम्मेदारी थी सुचारू यात्रा प्रबंधन और सुचारू रूप से गंगा में डुबकी लगा के उनको घर तक जाने के इंतजाम। उसमें तो आप फेल हो गए। आप चलिए, संख्या चलिए, जवाब एक ले मिनट में लेते हैं। बता दे रहे हैं कि इतने करोड़ लोग आ गए। ओके, ओके, जो मौतें सर। हुई उसकी संख्या बताने में आपको देखिए, महीनों लग गया, जैन अभी तक साहब, नहीं जैन बता साहब। पाए। शीतल चलिए जी, मौका देता हूँ फिर जब जैन साहब। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया था पूरे आयोजन को। इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ था, एक रास्ता चिड़िया हुआ। भी कैंपस और में आजम नहीं, खान साहब, एक चिड़िया की भी दुखद आजम मृत्यु खान नहीं हुई साहब को थी। पता नहीं क्या इन्होंने महाकुंभ जिम्मेदारी दी परिसर थी। में अगर गंगा सरकार जी का के आयोजन नहीं आसपास था, कोई सरकार का दुर्घटना मतलब नहीं हुई। नहीं था, इतना तो शानदार आजम आयोजन खान था। साहब क्या वहाँ झाड़ू लगाने के लिए उनको मंत्री बनाया था क्या? मेला कमेटी का अध्यक्ष जो बनाया था पूरा आजम खान साहब को किसने अरे बनाया आप था भाई? इससे नहीं बच अगर सकते। सरकार की हिंदुस्तान में जिम्मेदारी थी, लोकतंत्र है, झाड़ू लगाने के लोकतंत्र लिए में बनाया था क्या? किसी को भी संविधान के तहत परिग्रहण करने का आप नहीं रोक पाओगे। आपने आपके आप अगर किसी पर का विरोध करते हैं, देश संविधान चलता है, आपके विधान से नहीं चलेगा। आजम खान ने मेला परिसर में आजम खान अध्यक्ष है, तो आपको क्या दिक्कत होगी? आजम खान इस देश के नागरिक नहीं था। ये कौन सी बात हो कोई गई? दिक्कत हुई? आप अपनी जिम्मेदारी बताओ कि आप नहीं कर पाए। इतनी मौतों की जिम्मेदार कौन है ये बताओ ना। की तुलना आप 60 रेलवे करोड़ लोगों से स्टेशन जो कर रहे घटना हैं। है उसका जिम्मेदार यानी कौन कि है? 10 करोड़ संगम लोगों में की जो घटना है तुलना उसके जिम्मेदार आप कौन, ये 60 तो करोड़ से बताइए। कर रहे हैं, क्या हो सकती है? इतने दिन तो जांच हो गई, किस पर 60 कार्रवाई करोड़ की? लोगों की तुलना हो सकती है 10 करोड़ लोगों की तुलना? देखिए, 60 करोड़ लोग अब निमंत्रण तक स्नान शादी कर ब्याह चुके हैं। व्यक्तिगत आयोजनों में उसके होता बाद है, में भी और अगर आयोजन इतनी लेके बुलाएंगे और बिल्कुल वहाँ होगा। कोई घटना आपको होगी तो कितना उसकी भी जिम्मेदारी दर्द हो, आपकी है। आपके जब पेट लेके में दर्द हो निमंत्रण रहा। घूम रहे थे समाजवादी वीआईपी कल्चर पार्टी में, के तो पेट में दुर्घटना दर्द की हो रहा जिम्मेदारी है। कौन लेगा? अगर इतना बड़ा आयोजन हो गया, सनातन संस्कृति का इतना बड़ा आयोजन हो गया, समाजवादी पार्टी के
पेट में दर्द हो रहा है, जब दीपावली होती तब भी इनके पेट में दर्द होता है। अरे दीपक की श्रद्धालुओं की हत्या की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको आप बुला करके वहाँ पर भीड़ में उनके हाल पर छोड़ करके उनको उनके सनातन के हिसाब से उनके सरकार के का जो अधिकार था उसको आपने एक करके धर्मेंद्र जी आप रुकिए प्लीज 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 संबंध में हिंसा पे जो प्रश्न उठाया आपने, ठीक है जैन साहब, समय की कमी है, समय को साथ लेकर चलना पड़ेगा।
समाजवादी पार्टी के लोग दंगाइयों को। ठीक है, देखिए समय को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा आयोजन देश के अंदर हो रहा है या किसी प्रदेश के अंदर हो रहा है तो वहां पर सरकारों को मिलकर आगे चलना होगा। ये धार्मिक आयोजन है, ये सांस्कृतिक आयोजन है सर। सरकारें घटना से शीतल जी सीख लेकर के इंतजाम करती है। ले आज लोग हैं, अहंकारी लोग हैं। रेलवे स्टेशन पर जब भीड़ हो रही थी दिल्ली में क्यों मर जाने दिया? क्यों नहीं भीड़ रोक सकते थे? और उसी तरह प्रयागराज में आपने लोगों को बुलाया कि 144 साल बाद हो रहा है, सारे लोगों को लगा हम पूर्ण लाभ ले लें। जब आपके इंतजाम नहीं थे तो आप अपील करते कि लोग रुक रुक करके आए, क्यों नहीं अपील किया? इस हफ्ते भीड़ है, अगले हफ्ते आइए, ज्यादा भीड़ है, कम लोग आए, या राज्यवार आप खोल देते। लेकिन आपने तो सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया। रास्ते में दुर्घटना हो रही है, आप संगम स्थल पे दुर्घटना हो रही है, रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना हो रही है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है सर, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। जिम्मेदारी ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है सर, समय खत्म हो गया। केसी जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा कम है, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आभार से जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा बजट सत्र शुरू हुआ है, चर्चा हो रही है, लेकिन इसका आउटकम क्या निकलेगा, इसकी पूरा जो फीडबैक है वो क्या निकलेगा, लोगों के हित में क्या होगा। इधर उत्तराखंड में भी आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और उसके बाद इस बजट सत्र की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई। 20 फरवरी को राज्य सरकार बजट पेश करेगी और उत्तर प्रदेश में भी उसी दिन होगा। 2 विधेयक 3 अध्यादेश सदन पटल पर आएंगे, सबकी नजर इस पर रहेंगी। लेकिन उत्तराखंड में भी विरोध जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। आज से उत्तराखंड बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के अंदर भी गरमाए हुए हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर इस वक्त लगातार वहां पर भी जो है वो हंगामा हो रहा है। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पूर्व विधायक भीमलाल को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। भू कानून का एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर बना है, जो लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ये भू कानून का जो मुद्दा है वो काफी पुराना मुद्दा है। इसके तहत जो बाकी राज्यों के लोग हैं उन पर भी इस नियम को लागू करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है, उसको लेकर भी यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व विधायक भीमलाल को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। भू कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे विपक्ष के लोग और फिलहाल उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। जबरदस्त तरीके से विपक्ष का विरोध वहां पर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें आज से उत्तराखंड के अंदर भी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन विधानसभा बजट सत्र शुरुआत होने के बाद ही विपक्ष ने एक बार फिर से वहां पर हंगामा किया। विपक्ष ने जोरदार सरकार पर हंगामा करना शुरू कर दिया और भू कानून हो या फिर और कुछ मुद्दे हो उनको लेकर सवाल उठाए। सहभागिता के अंतर्गत स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत बीपीएल एवं एचआईवी रोगियों को यह सुविधा 20% दी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय देहरादून में इन्वेस्टिव कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने हेतु एमएस मेडिट्रीना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड केरला के अनुबंध हस्ताक्षर किया गया। अनुबंध के अंतर्गत नवीन चयनित संस्था द्वारा राज्य के बीपीएल नागरिकों को सीजीएचएस की दर पर 12% की छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पीड़ित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की राजनीतिक सेवाओं में चयन के समय पीड़ित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10। तो उत्तराखंड बजट सत्र विपक्ष के मुद्दे, मूल निवास, भू कानून, ये सब विपक्ष के मुद्दे रहे जो विपक्ष ने लगातार उठाने की कोशिश की। स्मार्ट मीटर का मुद्दा भी उत्तराखंड में गरमाया हुआ है, उसको लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया है। भ्रष्टाचार को लेकर भी आवाज विपक्ष की तरफ से आज
विधानसभा में उठाई गई कानून व्यवस्था, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर भी लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े कई मुद्दे हैं, उन्हें भी विपक्ष ने अपनी जुबान पर रखा है, अपने मुद्दों में रखा है, इस लिस्ट में रखा है और उसे भी सरकार के सामने जो है वो रखा जा रहा है, उस पर भी बात की जा रही है। तो बहुत सारे मुद्दे उत्तराखंड में भी है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा भू कानून का मुद्दा हो और निवास का मुद्दा हो। ये दो बड़े मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है वो अपनी ताल ठोकना चाहता है इस विधानसभा सत्र के अंदर और आज से शुरुआत हो चुकी है। हंगामा भी देखने को मिला, इससे जुड़े कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। धनराज गर्ग हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हैं। धनराज, आज से बजट सत्र शुरू हुआ है, जरा पूरी डिटेल में जानकारी बताइएगा। सुबह से जब बजट सत्र शुरू हुआ है अभी तक क्या कुछ वहां पर चल रहा है और किस तरह के बजट सत्र रहने की उम्मीदें जताई जा सकती हैं? राज्यपाल ने अभी अपना अभिभाषण पढ़ा है और इसमें जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो और जिसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करता हुआ नजर आया है। क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और तमाम मुद्दे उत्तराखंड के हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और अभी देखिएगा जो बजट सत्र है पूरा 6 दिन का चलने वाला है, यानी कि 24 तारीख तक ये बजट सत्र चलेगा और इस दौरान विपक्ष की तरफ से पूरी रणनीति सरकार को घेरने की बनाई गई है, यानी कि सड़कों से लेकर सदन तक कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ विपक्ष नजर आएगा। और मैं देखिएगा कि विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो कई मुद्दे ऐसे हैं, क्योंकि इस समय उत्तराखंड के अंदर देखें तो जो यूसीसी लागू किया गया है उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और इसके साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। वहीं भू कानून का मुद्दा है, वहीं गैरसैंण राजधानी का मुद्दा है। तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और माना यही जा रहा है कि जो सत्र इस बार रहेगा वो कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने वाला है। जी, लेकिन सरकार की कितनी तैयारी है खास तौर पर विपक्ष के इन मुद्दों पर जवाब देना, उनके प्रश्नों पर जवाब देना, और ये कितना धनराज जरूरी है कि ये बजट सत्र सामान्य रूप से चले, इसमें प्रश्नोत्तर हों, सवाल जवाब हों और कोई एक पॉजिटिव आउटकम इस बजट सत्र से निकल कर आए उत्तराखंड की बेहतरी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए 521% कहने का विपक्ष की तरफ से लगे हुए हैं और 521% का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी भी है और जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं उनका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन वही देखिएगा कि जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, उन्होंने कहना कि सरकार पर आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि सरकार के जो विधायक है या मंत्री हैं वो तैयारी करके नहीं आते हैं और उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहना कि एक नसीहत भी उनको दी है कि वो पहले तैयारी करके आए, उसके बाद विधानसभा सत्र में आए। और आप देखिए कि अब जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो आंसर देने हैं उनके लिए सरकार की तरफ से तैयारी जरूर की गई है, लेकिन अब देखना रहेंगे उनके उत्तर सत्ता पक्ष के लोग दे पाते हैं या नहीं दे पाते, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार किस तरह की तैयारियां हैं। 20 फरवरी को बजट पेश होना है और आज भी गवर्नर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि 2001 और 2002 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2000 कुछ थी और आज 2 लाख कुछ नजर आ रही है उत्तराखंड के अंदर। यानी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम उत्तराखंड के अंदर किया गया है और किया जाएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ी है, बेरोजगारी दर जो है वो कम हुई है। तो क्या रोड मैप इस बजट सत्र से या इस बजट से जो है वो तैयार होने वाला है? अभिभाषण में साफ तौर पर राज्यपाल ने कहा है कि 2001 की बात करें या 2 की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी थी वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी और उसके साथ ही आय भी कहीं ना कहीं कम थी। लेकिन अब देखा जाए 2025 जो आय है वो भी बढ़ी है, यानी कि काफी आगे वो आय बढ़ी है और इसके साथ ही जो बेरोजगारी दर है वो घटी है। यानी कहा जा सकता है कि रोजगार उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों को मिला है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगाता है कि बेरोजगारी दर पर दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, बेरोजगारों युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि लगातार जो मुद्दे हैं सरकार विपक्ष के वो को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष करता है। और हमने देखा कि सदन से लेकर सड़कों तक, क्योंकि आज सड़कों पर भी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है ज्योति रौतेला, उसके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन किया गया और तमाम विधानसभा को घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही आप देखिए जो पूर्व विधायक है भीमलाल आर्य, वो भी कहीं ना कहीं भू कानून को लेकर विधानसभा पहुंचे थे और उनको पुलिस ने अभी गिरफ्तार भी किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, तमाम जानकारी के लिए। धनराज गर्ग हमारे साथ बने हुए थे उत्तराखंड से।
बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड का ये बजट सत्र भी। सरकार ने इस पूरे बजट को लेकर तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर सरकार के सामने खड़ा है। इसका कैसे मुकाबला सरकार करेगी, जवाबदेही क्या होगी, कैसे जवाब देगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।